स्थूल पदार्थों के गुण। पारा एक विषैला पदार्थ है जो कि भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत होता है? तो पारा किसका प्रदूषक होता है? तो यह कीटनाशक से प्राप्त होता है, डेंटल अमलगम फिलिंग से होता है, फ्लोरोसेंट लैंप से होता है और कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह होते हैं उन सभी से होता है। पारा एक सफ़ेद एवं अत्यंत चमकीली धातु होती है जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। इसका मुख्य अवयव सिनेबार है। पारे की अत्यधिक सांद्रता भूमि, जल, वायु को प्रदूषित करती है एवं प्रायः सभी कारण इसके बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद में। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है या विस्कोसिटी होती है शहद में। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, उस गुण को तरल का श्यानता कहा जाता है। अलग अलग पदार्थों में श्यानता का गुण अलग अलग होता है। जैसे किसी द्रव में श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है तो वह आसानी से नहीं बहती। शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है क्योंकि इसमें श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7। शुद्ध जल को तटस्थ या न्यूट्रल रखा जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच 7.0 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन को क्षारीय कहा जाता है और पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्ल वर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिट्स सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की घटना नहीं होती तो क्या होता? यदि केशिकत्व की घटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का प्रयोग मुश्किल हो जाता और कोई मृदु पेय का उपयोग करने वाले स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता तो ये गलत हो जाएगा। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाते। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उग पाते। ये सब केशिकत्व सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व के कारण ही केरोसिन तेल दीपक की बत्ती के ऊपर चढ़ता है। स्याही शोक पत्र में स्याही भर जाती है और पेड़ पौधे भूमि से जल का अवशोषण कर उसे विभिन्न भागों और पत्तियों तक पहुंचा पाते हैं। जबकि मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग किया जाता है लेकिन इसमें बल लगाकर पेय को ऊपर खींचना पड़ता है, यह स्वतः ही ऊपर नहीं चढ़ता। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना कारण है। भूमि जल का ऊपर चढ़ना ये कारण है। सूती वस्त्र पर जल की बूंद का फैलना ये भी कारण है। और पौधे की जड़ों से जल का उसके पूर्व समूह की ओर बढ़ना ये एक ही कारण नहीं है। दैनिक जीवन में केशिकत्व की कई क्रियाएं देखने को मिलती हैं। केरोसिन दीपक में धागे के बीच बनी केश नलियों से तेल का ऊपर चढ़ना, स्याही शोक पत्र द्वारा स्याही का अवशोषण आदि। पौधे की जड़ से जल का उसके पूर्ण समूह के ऊपर बढ़ाना कई कारणों से होता है। इसमें केशिकत्व, प्रस्वेदन एवं संसंजन आदि भी कार्य करते हैं। 3 समान पात्र ए, बी, सी क्रमशः जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर पर भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधार पर समान टोटियाँ लगी हुई हैं। यदि तीनों टोटियों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली हो जाएगा? तो सबसे पहले खाली होगा हमारा, तीनों पात्र ही ए, बी, सी एक ही साथ खाली हो जाएंगे। तीनों पात्र ही एक ही साथ खाली हो जाएंगे। जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर पर भरे गए हैं। तीनों पात्र के आधार पर लगी समान टोटी एक साथ खोलने पर तीनों पात्र एक साथ खाली होंगे क्योंकि इस पर उसके घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? तो यह होती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होती है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। ध्यान तलब है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्रांतिक ताप पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। यदि क्रांतिक ताप है तो पृष्ठ तनाव शून्य हो जाएगा। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव।
दिए गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अतः द्रव की बूंद को गोलाकार होने से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि द्रव अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि द्रव के पृष्ठ में भी एक प्रकार का तनाव होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ऐसी पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र या गोलाकार प्रवृत्ति की हो जाती है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांत लंबाई पर पृष्ठ के तल में और रेखा के लंबवत रूप में कार्य करता है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव T इज इक्वल टू होगा F डिवाइड बाई L। बल F है, L क्या है, रेखा की लंबाई। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव या कैपिलरिटी के कारण होता है। केशिकत्व। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, केशिकत्व क्रिया होती है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है जिससे कि कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ पर यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका क्या होता है, तो उसका आकार बढ़ जाता है। जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर सतह पर आता है तो उसके दबाव घट जाता है और बुलबुले पर दबाव घटने से बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, इसमें कथन और कारण बताने हैं। तो कथन क्या है, ताप में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाएगी। तो पहला क्या है, पहला गलत है। यदि ताप बढ़ेगा तो श्यानता कम हो जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, तो ये सही है, आर सही है, एक गलत है। आदर्श तरल द्रवों की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की सान्यता घट जाती है जबकि जो गैसों की सान्यता होती है वह बढ़ जाती है ताप के घटने पर। ताप बढ़ने पर द्रवों की सान्यता घट जाती है और गैसों की बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि से ग्लिसरीन की श्यानता कम हो जाएगी। तापमान में वृद्धि से अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है उसमें कमी आ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव क्या होता है, दाब क्या होता है, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, अतः घोल के बुलबुले बड़े होते हैं। पृष्ठ तनाव घटने से साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर या क्षेत्र को गीला कर सकती है जिससे कि कपड़ा अधिक आसानी से साफ हो जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि जो तेल होता है वह जल के तल पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का तल तनाव और पानी से कम होता है। जो तेल का तल का तनाव होता है वह पानी से कम होता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वह बूंद के रूप में गिरने पर गोल हो जाती है, परंतु तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है जिसके कारण वह जल के तल पर फैल जाता है। मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है वह पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है परंतु घनत्व में कमी हो जाती है। समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। द्रवों को गर्म करने पर उनकी आयतन में वृद्धि होती है परंतु उनके घनत्व में कमी आ जाती है। समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो जो लोहे की सुई होती है वह पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। लोहे की सुई पारे की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव की बूंद न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करती है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांत लंबाई पर पृष्ठ के तल में और रेखा के लंबवत रूप में कार्य करती है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि जो सुई होती है उसका अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षा
अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो एक सुई पानी में डूब जाती है, जबकि जो लोहे से बना हुआ जहाज होता है वह पानी में तैरता है, क्योंकि सुई का जो अपेक्षित घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जहाज लोहे की चादर का इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसके अंदर काफ़ी खाली जगह होती है। इस कारण से उसमें थोड़ी ही डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज एवं यात्री सामान आदि के भार के बराबर हो जाता है, तथा लोहे का बना हुआ जहाज भी पानी में तैरता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में घुसता है तो क्या होता है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। नदी से सागर में प्रवेश करने पर जहाज पानी या नदी के पानी की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। इसका कारण यह है कि नदी के जल का घनत्व अपेक्षाकृत सागर के जल के घनत्व से अधिक होता है। जहाज द्वारा विस्थापित जल का ऊर्ध्वाधर दबाव अधिक होने से उत्प्लावन बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह ऊपर उठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान होगा, तो सबसे ज्यादा श्यानता होगी शहद में। श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करती है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़ा होगा वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं, इसलिए शहद सबसे ज़्यादा श्यान होता है। अशुद्धियों के कारण जल का कथनांक क्या होगा, अशुद्धियों के कारण जल का कथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव या जल का कथनांक बढ़ जाता है, जबकि जल में अशुद्धि मिलाने या अशुद्धि होने पर जल का हिमनांक पूर्ण रूप से अपेक्षाकृत कम हो जाता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर पिंड तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा, यदि पानी में 4 डिग्री सेल्सियस पर पिंड तैरता है और यदि द्रव्यमान या तापमान है हम उसको 100 डिग्री कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पिंड डूब जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। अधिक घनत्व वाले पानी में तैरना आसान होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी का घनत्व कम होगा। इस कारण से ऐसे पानी में तैरने वाला व्यक्ति डूब जाएगा। अधिक घनत्व के कारण ही समुद्र में पानी में तैरना नदी के पानी की अपेक्षाकृत आसान होता है। यदि साबुन के 2 विभिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा, तो छोटा बुलबुला और छोटा और जो बड़ा बुलबुला है वह और बड़ा हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव एवं पानी की फिल्म की त्रिज्या एवं मोटाई पर निर्भर करते हैं। चूंकि छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले से अधिक होता है, अतः जब 2 बुलबुले नली द्वारा संपर्क में लाए जाते हैं तब गैस का प्रवाह उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ होगा। अतः बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा और छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो गैस है उसका प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका क्या कारण है, तो इसमें द्रव का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होगा तो वह ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण है कि पृष्ठ का तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। H = 2T cos थीटा डिवाइड बाय RdG, इसमें जो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम घड़ी है वह कब चलेगी तीव्र गति से, शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से चलेगी। कारण है गर्मियों में पेंडुलम घड़ियों के जो लोलक की लंबाई होती है वह बढ़ जाती है, तो उसका जो आवर्तकाल है वह भी बढ़ जाता है, अतः घड़ियां सुप्त हो जाती हैं। जबकि जो सर्दी ऋतु है इसमें लोलक की लंबाई कम हो जाती है, जिससे उसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है और लोलक वाली घड़ी तेजी से चलती है। आवर्तकाल T = 2π√L डिवाइड बाय G, जिसमें L क्या है, प्रभावी लंबाई है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जब किसी पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब हम जल में नमक मिलाते हैं तो कथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने पर पानी के कथनांक बिंदु बढ़ जाता है, जबकि जो हिमांक बिंदु होता है वह घट जाता है। वायुमंडल में बादल का तैरना किसके कारण होता है, तो बादल तैरते हैं किसके कारण, श्यानता के कारण। वायुमंडल में बादलों का तैरना श्यानता के कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल की श्यानता बादलों की श्यानता की अपेक्षा अधिक होती है।
वायुमंडल की श्यानता बादलों की श्यानता की अपेक्षाकृत अधिक होती है। जिन पदार्थों की श्यानता अधिक होती है उनका घनत्व भी अधिक होता है, अतः बादलों की अपेक्षा वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। यही कारण है कि वायुमंडल में बादल तैरते हैं। जिसकी श्यानता अधिक होगी उसका घनत्व भी अधिक होगा। ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? तो घट जाती है। ताप बढ़ेगा, श्यानता घट जाएगी। ताप बढ़ाने के साथ ही द्रव की श्यानता घट जाती है। श्यानता तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का ही गुण होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि एवं तरंग गति। इसको हम कंप्लीट करेंगे यूथ पब्लिकेशन बुक से। ये टॉपिक हमारा SSC, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्जाम में GS वगैरह आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है या पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट वगैरह जो भी सजेशंस वगैरह हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ध्वनि एवं तरंग गतियाँ। पहले आते हैं ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है, तो ये सही है क्योंकि ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, तो पहला सही हो जाएगा। किसी भी माध्यम में जैसे ही ताप को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो ये गलत है। ताप से इस पर फर्क नहीं पड़ता। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम होगी, तो ये गलत है। एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगी, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के में माध्यम की आवश्यकता होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो चाल होती है वह भिन्न भिन्न होती है, जो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल अलग होती है, जैसे कि ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव, फिर गैस में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, ऐसी कौन सी राशि जो कि अपरिवर्तित रहती है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति होती है जो कि अपरिवर्तित रहती है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 या 2000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है। इसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों को उदाहरण क्या है? तो जो अनुदैर्ध्य तरंग है उनकी उदाहरण होती हैं ध्वनि तरंगे। ये क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके माध्यम से कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होता है। इसे एल तरंगें भी कहा जाता है। वायु में ध्वनि की तरंगें भी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इसी प्रकार भूकंप, विस्फोट के कारण उत्पन्न जो तरंगें होती हैं वह पी तरंगें भी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? तो वायु में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। ध्वनि तरंगें यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यम में ठोस, द्रव, गैस में संचरण कर सकती हैं। वायु में चल रही ध्वनि तरंगें परिवहन करती हैं, तो यह ऊर्जा का परिवहन करती हैं। किसका परिवहन करती हैं? ऊर्जा का परिवहन करती हैं। वायु में चल रही जो यांत्रिक तरंगें हैं वह ऊर्जा का परिवहन करती हैं। मनुष्य की श्रव्यता की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। ऐसी निश्चित आवृत्ति की तरंगें जिससे सुनने के लिए मनुष्य के कान सुग्राही होते हैं वह श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इनसे अधिक या कम आवृत्ति की तरंग सुनने के लिए मनुष्य के कान सुग्राही नहीं होते। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं उनको श्रव्य तरंगें कहा जाता है। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास होती है। पहले आती है अवश्रव्य तरंगें, यह 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती हैं। श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती हैं और पराश्रव्य तरंगें यह 20 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होती हैं। ध्वनि के वेग अधिकतम होगा, जो ध्वनि का वेग होगा वह किस में सबसे ज़्यादा होगा? इस्पात में, स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी ठोस, द्रव, गैस से होकर संचारित होता है। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक, द्रवों में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा, द्रव फिर गैस में होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होगी
260 मीटर पर सेकंड, वायु में होगी 332 मीटर पर सेकंड, भाप में होगी 405 मीटर पर सेकंड, एल्कोहल में होगी 1213 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में होगी 1269 मीटर पर सेकंड, पारे में होती 1450 मीटर पर सेकंड, जल में होती 1493 मीटर पर सेकंड, समुद्री जल में होगी 1533 मीटर पर सेकंड। फिर उससे ज़्यादा लोहे में होती है 5123 मीटर पर सेकंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकंड और एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन कहाँ पर होता है? तो यह ठोस में सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु जल इस्पात से ध्वनि की गति होती है तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो जो सबसे कम होती है एयर में, फिर होती है जल में, फिर होती है सॉलिड में। तो पहला सही हो जाएगा। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि की गति है तो VA में कम, उससे ज़्यादा VW में और फिर सबसे ज़्यादा होगी VS में। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल भी भिन्न भिन्न होती है। गैस की अपेक्षा द्रव में ध्वनि की चाल अधिक होती है, जबकि द्रव की अपेक्षा ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल की गति अधिकतम किस में होगी? तो वह लोहे में ही होगी। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। यदि ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर ठोस लोहे में ध्वनि की तीव्रता 5100 मीटर पर सेकंड होगी, अतः 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की तीव्रता 5130 मीटर पर सेकंड से भी अधिक होगी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड और पानी में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वायु के प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा वायु का तो उसकी चाल कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो लोहे में सबसे ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है? तो जो वृक्ष की सरसराहट है वह 20 डेसिबल होगी। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है तो उसे शोर कहा जाता है। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल स्तर को प्रदर्शित करती है। कुछ अन्य श्रव्य स्रोत ध्वनि डेसिबल के निम्न स्तर इस प्रकार हैं, जैसे सामान्य फुसफुसाहट, यह 20 डेसिबल में है। शांत कमरे, कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल होगी। सामान्य बातचीत के समय 60 डेसिबल और इंजन जेट की होती है 150 डेसिबल। 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा। तो यह क्या है? तो यह जो यंत्र कारखाने होते हैं उनका शोर हमें 50 या 100 डेसिबल तक मिलता है देखने को। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का वह गुण होती है जिसके कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता इसमें कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की डेसिमल में देखते हैं 190 डेसिमल है यदि तो ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज़ होगी। 180 डेसिमल है मतलब जो रॉकेट इंजन वगैरह होते हैं उसकी आवाज़। 150 डेसिबल है तो जेट प्लेन का उतरना। और 100 डेसिबल है तो यह स्वचालित जो वाहन के इंजन से उत्पन्न आवाज़ होती है। यंत्र कारखाने का शोर होता है। सीढ़ की दहाड़ होती है, यह 100 डेसिबल के अंतर्गत आता है। 60 डेसिबल में सामान्य बातचीत से उत्पन्न जो ध्वनि होती है बातचीत से वह आती है। 100 डेसिबल में हम आवाज़ की प्रबलता का स्तर यंत्र और उनके कारखाने के शोर के संगत होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिमल की आवाज़ उत्पन्न होती है? तो इसमें होती है 60 डेसिमल की। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो लगभग 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगें टेलीविज़न सेट को चलाने के लिए टेलीविज़न रॉकेट नियंत्रण इकाई में प्रयुक्त होती हैं? टेलीविज़न
में प्रयुक्त होती हैं, तो ये होती हैं इंफ्रारेड वेव्स या फिर अवरक्त तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह तरंगें निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं, जैसे कि प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें आदि। टीवी चलाने के लिए टीवी रिमोट में जो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड, ये अवरक्त तरंगें। अगर एक आलू को कागज की सफ़ेद बिना छिपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंगें ओवन में रख दिया जाता है तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं होती। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि पानी जो आलू में होता है वह पानी होता है, जबकि जो कागज होता है उसमें पानी नहीं होता। आलू में जल विद्यमान होता है। जब किसी जलयुक्त वस्तु का सूक्ष्म तरंगों से संपर्क में कराया जाता है तो जल के अणु कंपन करने लगते हैं और वे आपस में टकराने लगते हैं। अणुओं के टकराने से ताप की उत्पत्ति होती है, जिससे वह गर्म हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो जो हमारी अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रात्रि दृष्टि उपकरण जो नाइट विजन एपरेटस होते हैं उनमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों की खोज विलियम हार्शले के द्वारा की गई थी। इनके तरंगदैर्ध्य की रेंज 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक होता है। ये तरंगें पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं। इसका प्रयोग अस्पतालों में रोगियों की सिकाई करने में, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। कथन और कारण बताने हैं। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो सकती हैं, तो ऐसे नहीं होती है ना। रेडियो तरंगों की प्रवृत्ति विद्युत चुंबकीय होती है, तो ये सही है। तो हमारी रेडियो तरंगें होती वह कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय होती हैं। इसका कथन गलत है, कारण सही है। रेडियो तरंगों की प्रवृत्ति की विद्युत चुंबकीय होती है, इसलिए ये चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्रों से अप्रवाहित रहती है, मतलब कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये अप्रभावित रहती हैं। रेडियो तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहले आती हैं लघु तरंगें और दीर्घ तरंगें। लघु तरंगें, इनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। तरंगदैर्ध्य परास 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होती है। दीर्घ रेडियो तरंगें, इनकी खोज मार्कोनी ने की थी और इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य परास 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती हैं। जो छोटी बांसुरी होगी उससे क्या होगी? निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होगी क्या? तो ऐसा नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बताना है कि ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में ही प्रगामी होती है, तो ये सही है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह जो यंत्र होता है केवल उनमें अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में ही प्रगामी होती है, तो दूसरा सही हो जाएगा। चूँकि T = 2π√L/G होता है, T = होता है √L, तो 1/n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √L के। आवृत्ति एवं लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अतः कम लंबाई की बांसुरी अधिक आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करती है। ध्वनि यंत्रों में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग के रूप में ही प्रगामी होती है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी हैं? तो हम इनमें माइक्रोवेव जो हैं उनका प्रयोग करते हैं दूर संचार के लिए। दूर संचार हेतु सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर के इन तरंगों का प्रयोग किया जा रहा है। कथन बताना है। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 से जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान से अधिक होगी। तो इसमें कहा गया है कि जो समुद्र तल है उसके नीचे मैक संख्या 1 से जा रही वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या की 1 से जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी, तो ये गलत है ना। पहला वाला गलत हो जाएगा। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम से ताप पर निर्भर करती है, तो ये सही है। ध्वनि की चाल है वह किस पर? माध्यम पर ताप पर निर्भर करती है।
चूँकि ध्वनि की चाल तापमान बढ़ाने से बढ़ जाती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहाँ कम होने के कारण यान का वेग भी कम हो जाएगा। ध्वनि की एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। टेप रिकॉर्डर या अन्य ध्वनि तरंगों तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी और डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह निर्दिष्ट करता है रवहास परिपथ को, नॉइस रिडक्शन सर्किट को। टेप रिकॉर्डर की खोज 1899 में पाउलसेन के द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ध्वनि का अभिलेखन और पुनरुत्पादन दोनों ही किया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि का अभिलेखन स्टील टेप या फिर लोहे के छोटे छोटे कणों के लेप चढ़े प्लास्टिक टेप पर किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक सामग्री से बना होता है जो कि स्थिर है और उसे रगड़कर समान रखना पड़ता है। आमतौर पर जो टेप के लिए लंबे समय तक उपयोगी रहने के लिए आवश्यक और काफ़ी प्रतिरोधी होता है। एक प्लास्टिक बेस के ऊपर चुंबकीय सामग्री की एक पतली परत होती है, आमतौर पर आयरन ऑक्साइड है। यह चुंबकीय सामग्री के कणों के छोटे सुइयों के रूप में आकार दिया जाता है जो कि प्लास्टिक के आधार के शीर्ष भाग पर निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ताप के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो ये सही है कि ताप बढ़ेगा तो ध्वनि के वेग भी बढ़ जाता है, पहला सही है। वायु में ध्वनि वेग एवं दबाव पर निर्भर नहीं करती, जो ध्वनि है वायु में वह दबाव पर निर्भर नहीं करती, तो ये भी सही हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की वेग कम हो जाता है, तो नहीं, गलत है, कि बल्कि आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की जो वेग होता है वह बढ़ जाता है। आयाम एवं आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के वेग परिवर्तित नहीं होते। तो आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से जो वायु का वेग होता है वह नहीं बदलता। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है उसकी प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। नमी युक्त वायु का घनत्व कम होगा और ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। नमी युक्त वायु का घनत्व कम होगा और ध्वनि की चाल अधिक होगी। शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है जिससे ध्वनि की चाल कम होती है। शुष्क वायु का घनत्व कम होता है, नहीं, शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, जिसमें ध्वनि की चाल कम होती है। ध्वनि की चाल पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ध्वनि दूरदर्शन प्रेषण है, उनमें जो संकेत को प्रेषित करने के लिए हमें आवृत्ति मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाता है जिससे एक नया रिजल्टेंट सिग्नल प्राप्त होता है। यह 3 प्रकार का होता है। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि तरंगों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति मॉड्यूल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रेषित ध्वनि उपग्रहों से प्रेषित होने के बाद ही ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। किस स्तर या डेसिमल से ध्वनि की या अधिक की ध्वनि हानिकारक होती हैं? तो हम 80 डेसिबल से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियाँ हानिकारक होती हैं। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक होता है। 90 डेसिबल का शोर बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। यदि इससे शोर प्रतिदिन 10 घंटे रहा जाए तो व्यक्ति बहरा हो जाता है। 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता सामान्यतः यंत्र और कारखाने के शोर का स्तर होती है। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो ये होगी 125 डेसिबल तक बस। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होगा? तो मानक ध्वनि स्तर होता है 60 डेसिबल। मनुष्यों के लिए ध्वनि का मानक सुरक्षित श्रवण स्तर 60 डेसिबल होता है। इससे अधिक स्तर की ध्वनि मानव के लिए नुकसानदायक होगी। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई होती है। ध्वनि के पुनरुत्पादन
रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? तो इसमें लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं। लेज़र बीम सीडी को धूल एवं यांत्रिक खराबी से बचाता है एवं सूचना को एकत्रित करता है। यह ध्वनि का पुनरुत्पादन करने, चित्र का संग्रहण करने, लेख संरक्षित करने का कार्य करती है। इस पर सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है और इन सूचनाओं को हटाया भी जा सकता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही सुर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनियों का भेद निम्नलिखित में से किसके कारण से किया जा सकता है? तो जो ध्वनि की ध्वनि गुणता होती है उसके कारण किया जाता है। केवल ध्वनि गुणता के कारण उनमें अंतर किया जा सकता है। सितार एवं बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद उसकी ध्वनि गुणता के कारण होता है। ध्वनि की गुणता ध्वनि का वह लक्षण होती है जिससे के कारण समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व क्या होता है? तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। जो स्त्रियों का तारत्व होता है वह पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर होती है। तारत्व ध्वनि का वह गुण होती है जिसके कारण ध्वनि मोटी तीक्ष्ण सुनाई देती है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व भी बढ़ता है, वह तीक्ष्ण और पतली होती जाती है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच होती है जो कि निर्भर करती है किसी भी आवृत्ति पर या फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर कंपन से उत्पन्न ध्वनि होती है। ध्वनि के संचरण के लिए संचार माध्यम अर्थात ठोस, द्रव, गैस आवश्यक होते हैं। ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा ठोस में और गैस की अपेक्षा द्रव में अधिक होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या है? ध्वनि ग्राम। किसी भाषा या बोली में स्वरित उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वरित के लिए ध्वनि ग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। स्वरित उच्चारित भाषा की एक ऐसी लघुत्तम इकाई होती है जिसमें दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इन्हें सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि के द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। कॉस्मिक रे विद्युत चुंबकीय तरंगों के निम्न गुण पाए जाते हैं। यह उदासीन होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, यह प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। इनके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगें आदि। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती इनका उदाहरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, कैथोड किरणें, कॉस्मिक किरणें। ये क्या होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उनके गुण क्या होते हैं? तो ये क्या होंगी? विद्युत चुंबकीय हैं, उदासीन होंगी, अनुप्रस्थ होंगी, इनमें प्रकाश वेग से गमन करती हैं, है ना। इनके पास ऊर्जा और संवेग होता है। इसमें आते हैं ऑप्शन गामा, एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और रेडियो तरंगें। जबकि कुछ होती हैं जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। उदाहरण के लिए अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, कैथोड किरणें, कॉस्मिक किरणें आदि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। जो कॉस्मिक किरणें हैं वह बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। ये किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं। इनकी तरंगें बहुत छोटी होती हैं, कॉस्मिक किरणें कहलाती हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज को ऑस्ट्रिया के भौतिकविद
विक्टर हेंस के द्वारा 1912 में किया गया था। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो यह एक आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणों में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, गामा रे और प्रोटॉन भी होते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। अल्प मात्रा में इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा रेस और प्रोटॉन होते हैं। प्राथमिक कॉस्मिक किरणों में 99% प्रोटॉन और अल्फा कण होते हैं। सोनार से हम उपयोग में करते हैं, तो सोनार का प्रयोग हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं सोनार में। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें हम पराश्रव्य तरंगों के द्वारा समुद्र की अधिक गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। सोनार का प्रयोग नौ संचालन के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति खोजने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें वस्तु से टकराकर वापस आ जाती हैं। इससे वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती हुई और जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ घटती हुई प्रतीत होती है। यह प्रपंच, ये फिनोमिना क्या बताता है? तो ये बताता है हमें डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर का प्रभाव ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होने पर श्रोता द्वारा सुनाई गई ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव के कारण ही स्टेशन से दूर जाती एवं नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ वास्तविक तीव्रता की अपेक्षा भिन्न सुनाई देती है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो यह होता है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग वायु में लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह एवं सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो वह परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर या फिर 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। जो ध्वनि होती है वह अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न होती हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी ढूंढ सकते हैं। किसके कारण होता है? तो ये पराध्वनि तरंगें निकालते हैं जिनके द्वारा इन्हें निर्देशित होती हैं। चमगादड़ उड़ते समय स्वयं पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और ये तरंगें जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, जिससे उन्हें सामने अवरोधक का पता चल जाता है तथा उनमें अपनी रक्षा करने हेतु रात्रि में उड़ सकते हैं। चमगादड़ तो लगभग 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह कीटों को नष्ट कर सकती हैं। जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं यह कीटों को नष्ट कर सकती हैं, पहला सही है। यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी सही है। बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो उपयुक्त सभी ही सही हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। मनुष्य की श्रवण शक्ति या श्रवण सीमा से परे इन तरंगों को उड़ते समय चमगादड़ उत्पन्न करती है, जो सामने पड़े वस्तु से टकराकर पुनः परिवर्तित हो जाती है तथा चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इससे चमगादड़ को सामने के अवरोध का पता लग जाता है और रात्रि में वह आसानी से उड़ सकता है। अधिक ऊर्जा संचित होने के कारण पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कीटों को मारने के लिए, कपड़ों से मैल हटाने के, उन्हें साफ करने के लिए, विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए जैसे कि रुधिर रहित ऑपरेशन के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आदि किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है और ये तरंगें स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। मानव कान निम्नलिखित में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को नहीं सुन सकते? तो यह 20,000 चक्र पर सेकंड की आवृत्तियों को नहीं सुन सकते, उससे ज़्यादा के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हृदय अवश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। तो ये सही है कि हमारा जो हृदय है वह क्या अवश्रव्य आवृत्ति की तरंगों पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ये गलत हो जाएगा, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है ना, दूसरा गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है, जो मैक संख्या है वह ध्वनि की गति को वर्णित करता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये भी सही है। श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। तो अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? यह यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। यह तरंगें हम नहीं सुन सकते। ये तरंगें भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। हमारे हृदय की जो धड़कन की आवृत्ति होती है वो भी अपश्रव्य तरंगें होती हैं। फिर आती है पराश्रव्य तरंगें। ये अनुदैर्ध्य तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं। इसी प्रकार मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जहाँ तक ध्वनि की चाल का अर्थ होता है तो वह ठोस में गैस से अधिक होता है और ठोस वस्तु द्रव एवं गैस की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती हैं। अतः ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि गैसों में ठोस एवं द्रवों की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठोसों और द्रवों की अपेक्षा। सीटी स्कैन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो एक्स किरणें जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन से तात्पर्य होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियन टोमोग्राफी। इसमें कभी कभी सीटी स्कैन भी कहा जाता है। सीटी स्कैन में जिस अंग की जांच करनी होती है उसके पतले टुकड़े एक्सरे चित्र के रूप में दिखाई देता है। इसके बारे में कंप्यूटर द्वारा द्वि या फिर त्रि-आयामी चित्रों के रूप में लेकर उन अंगों में उपस्थित ट्यूमर या फिर रसौली या अन्य बीमारी का पता किया जा सकता है। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों और अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। तो ये क्या है? सही है। जो अनुरणन की प्रक्रिया है वह बड़े गिरजाघरों में, बड़े भवन में उत्पन्न होती है। कारण क्या है कि वहाँ की जो दीवार होती हैं, छत होती हैं, धरातल से कई या बहुल ध्वनि परावर्तित हो सकती है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, कारण भी सही बता रहा है। उसका वर्णन ध्वनि का हॉल की दीवार, छत, फर्शों से बहुल परावर्तन होता है। बहुल परावर्तन के कारण ही ध्वनि स्रोत को एकदम बंद कर देने से हॉल में ध्वनि एकदम बंद नहीं होती बल्कि कुछ समय तक सुनाई देती है। अतः किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। अनुरणन से ध्वनि परावर्तित होती है और चूंकि हॉल की दीवारें चिकनी होती हैं अतः ध्वनि का परावर्तन हॉल एवं गिरजाघरों में होता है। यही कारण है कि सिनेमा घरों आदि की दीवारें खुरदुरी बनाई जाती हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को बनाया जाता है कि वह ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। थिएटर के प्रतिध्वनि एवं अनुरणन को रोकने के लिए हॉल की दीवारों पर ध्वनि अवरोधक अर्थात जालीदार पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे ज़्यादा होगी? तो 200 से 280 nm में। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जिनकी विकिरण की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है उनकी ऊर्जा कम होती है। तरंगदैर्ध्य अधिक होगी विकिरण की, उसकी ऊर्जा कम होती है। आइंस्टीन के समीकरण के अकॉर्डिंग E = hc/λ। c क्या है? प्रकाश की चाल है। लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। इस समीकरण के अनुसार ऊर्जा एवं तरंगदैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। उपरोक्त प्रश्न में सबसे कम तरंगदैर्ध्य 200 से 280 nm के विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अल्फा किरणें नहीं होती, जबकि गामा, अवरक्त और एक्सरे यह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगें एवं दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं। दो उत्तरोत्तर शृंग अर्थात दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इनकी बीच की दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्ध्य। दो उत्तरोत्तर शृंग
अर्थात दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। तरंग का वेग इक्वल टू होता है आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य, v इक्वल टू n लैम्डा। जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर जितनी अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को ही आयाम कहा जाता है। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई एक कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो शून्य में नहीं करती ध्वनि तरंगें या निर्वात में नहीं कर सकती संचरण। ध्वनि तरंगें साउंड वेव के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है। यह तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। यही कारण है कि वायुमंडल के अभाव में निर्वात में चंद्रमा पर ध्वनि तरंगें संचारित नहीं होती। यहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। अल्फा कण धनात्मक हीलियम नाभिक 2He4, बीटा किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरणें अनावेशित प्रोटॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि को सुना जा सकता है। जो नैनो कणों के द्वारा हम कितना, जो -60 डेसिबल है उस तक की से कम की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो नैनो कण द्वारा -60 डेसिबल से तक की कम ध्वनि को सुना जा सकता है। तंतु प्रकाशीय संचरण में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो तंतु प्रकाशिक संचरण होता है, इसमें जो संकेत होते हैं वह किस तरह से होते हैं? तो प्रकाश तरंगों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। प्रकाशिकीय तंतु एक नई तकनीक है जिसमें धातु के तार एवं केबल की जगह पर विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के तंतु का प्रयोग डेटा संचार के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, तो एक ऐसी जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जो कि शरीर के आंतरिक अंगों जैसे कि लीवर, किडनी आदि को स्कैन करने के लिए उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य ध्वनिक तरंगों का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबी सबसे अधिक होती है? किस तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी? तो ये होती है रेडियो तरंगों की। किसकी होती है? रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो तरंगों की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। कुछ प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें निम्न प्रकार हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उनका तरंगदैर्ध्य मीटर में और आवृत्ति परास। पहले आती हैं गामा किरणें। इनका तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक, और इनकी आवृत्ति परास होता है 10⁻20 से 10⁻18 तक होता है। एक्स किरणें, इनका तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻10 से 10⁻8 तक -8 तक होता है, और इनका आवृत्ति परास होता है 10⁻18 से 10⁻16 तक। परावैंगनी किरणों का कितना होता है? 10⁻8 से 10⁻7 तक इसका तरंगदैर्ध्य होता है, और इसकी आवृत्ति परास होती है 10⁻16 से 10⁻14 तक। लघु रेडियो तरंगें, इनकी तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻3 से 1 तक, और इनकी आवृत्ति होती है 10⁻10 से 8 तक की लघु रेडियो तरंगों की होती है। जबकि जो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं उनका 1 से 10⁻4 तक, और इनकी जो आवृत्ति होती है वह 10⁻6 से 10⁻4 तक होती है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा किए जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए। एक मजदूर
रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान लगाकर रेल की पटरी पर कान रखकर सुनता है ना। तो मजदूर के द्वारा जो हथौड़े की आवाज़ सुनता है जब, तो उससे दो बार आवाज़ सुनाई देती है, एक सीधी हवा के माध्यम से और दूसरी रेल की पटरी के बीच ध्वनि तरंगों के माध्यम से, इसलिए लड़के को दो आवाज़ सुनाई देती हैं। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? तो इसका होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक के बीच में। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति और उसकी दिशा क्या है या स्थिति क्या है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड तक प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है। प्रकाश का चाल c है, आवृत्ति n है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। तो आवृत्ति इज इक्वल टू होती है प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य। इसको हम ज्ञात कर लेंगे फॉर्मूले में वैल्यू रख के। कितना आएगा? 10 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो यांत्रिक तरंग का नाम है हमारी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जो कि किसी भी माध्यम में ठोस द्रव गैस में संचारित हो सकती हैं, जबकि रेडियो तरंगें एक्स किरणें या एक्स तरंगें, प्रकाश तरंगें यह आयांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो जो हमारी ध्वनि तरंगें हैं इनको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। ध्वनि तरंगें एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इनके संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं किया जा सकता। ध्वनि तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। एस किरणें एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.1 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। एक्स किरणों की खोज को रॉटजन ने किया था। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। पहला कारण, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, जो वर्षा की बूंदें हैं वह रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को भी विचलित कर देती हैं। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और साथ ही साथ वर्षा की बूंदों से रेडियो तरंगों में अपवर्तन परावर्तन होने से सिग्नल बिखर जाते हैं एवं कमज़ोर हो जाते हैं, जिसे छोटी डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाता। इस प्रकार प्रयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। विकसित लेज़र व्यतिकरणमापी अंतरिक्ष एंटीना इन्वॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? लीज़ा क्यों प्रयोग की जाती है? तो इसका प्रयोग गुरुत्वीय तरंगों को पहचान करने में करता है। गुरुत्वीय तरंगों को पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाती हैं। विकसित लेज़र व्यतिकरणमापी अंतरिक्ष एंटीना लीज़ा परियोजना का उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना है। इस परियोजना के तहत 3 पृथक लेकिन एक दूसरे से संबद्ध अंतरिक्ष यान शामिल किए जाते हैं, जो त्रिकोणीय विन्यास में सूर्य की परिक्रमा करके गुरुत्वीय तरंगों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था। गुरुत्वीय तरंगों को देखा गया था सबसे पहले सितंबर 2015 में, लगभग 100 वर्ष पूर्व।
1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनेक पूर्वानुमानों में से एक अनुमान एक काल अंतराल को भी विकृत कर सकने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उपस्थिति भी था। इन्हीं गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पहली बार 14 सितंबर 2015 को देखा गया था। 2015 14 सितंबर को देखा गया था। परा उच्च आवृत्ति की तरंग साधारणतः संचालित की जा सकती है तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचालित की जाती हैं। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की पट्टी है जिसकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज या 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। इन तरंगों का प्रयोग आधुनिक मोबाइल फ़ोन में, दूरदर्शन के प्रसारण में, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली में किया जाता है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तर में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो आयनोस्फीयर या आयनमंडल उत्तरदायी होता है। तापमंडल का सबसे निचला भाग आयनमंडल के रूप में जाना जाता है। इस भाग में वायु की कई परतें एवं तहें होती हैं। आश्चर्यजनक विद्युत एवं चुंबकीय घटनाओं का घटित होना इसका मुख्य विशेषता है। आयनमंडल की सबसे निचली परत डी लेयर में रेडियो की लंबी तरंगों का परावर्तन होता है। डी परत के ऊपर ई परत से रेडियो की मध्यम तरंगें परावर्तित होती हैं। ई तरंग के ऊपर एक परत एफ लेयर मिलती है जिससे रेडियो की जो लघु तरंगें होती हैं वह परिवर्तित हो जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं। परिवर्तित नहीं, परावर्तित। स्पष्ट है कि यदि आयनमंडल में ये तीनों परतें ना होती तो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण सुनना कदापि संभव नहीं होता, क्योंकि इनके अभाव में रेडियो तरंगें ऊपर अत्यंत अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती हैं।